हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है। हर बार बोलती हूँ 100% का मतलब है कि 100% ही है। यानी कि आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, आप यहाँ आकर किसी भी पेमेंट, किसी भी कूपन को लिए बगैर आप यहाँ पर वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 वीडियोस दिखाए जाएंगे और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि इसके आगे का वीडियो देखने के लिए आपको पेमेंट करना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी देख सकते हैं, कितने ही वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना। एक ही वीडियो कई बार देख सकते हैं, उसके लिए भी आपको पेमेंट नहीं करना। यानी कि आपको यहाँ सब कुछ 100% फ्री मिल रहा है। ये सारे ही फ्री वीडियो आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट यानी कि magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पे, आप जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों ही जगह 100% फ्री वीडियो मिल रहे हैं। यहाँ पर यानी कि आप जब हमारी वेबसाइट और ऐप पे आएंगे तो यहाँ पर हर एक चीज़ आपको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज मिलेगी। क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड पैटर्न वाइज, सब कुछ एक के बाद एक अरेंज है। ये सभी चीज़ें जैसे हम बुक में देखते हैं, हमारे लिए हर एक चीज़ खोजना इजी होता है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आएंगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करिए, उसके बाद सब्जेक्ट है, बुक है, ये सब सेलेक्ट करने के बाद जब आप चैप्टर पे पहुँचेंगे तो चैप्टर पे आप देखेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आपको दी गई है। जब आप वहाँ पर टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख ले, एक के बाद एक टोटली अरेंज है, सब कुछ पैटर्न वाइज है, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सोल्यूशन, आपके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, PYQ, सब कुछ टोटली अरेंज है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ खोजना है, कुछ नहीं। आप एक के बाद एक टोटल कनेक्टिव वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जब आपके टेस्ट या एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनकी प्रिपरेशन भी आपको हम कराते हैं, वो भी 100% फ्री में। सारा ही रिवाइज़ कराते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की ख़ास तौर से काफ़ी अच्छे से तैयारी कराते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम्स की भी आपकी तैयारी होती है। तो यहाँ पर सभी कुछ आपको बहुत अच्छा उम्दा क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है, टीचर्स एक्सप्लेन कर रही हैं और ये सभी कुछ आपको 100% फ्री मिल रहा है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जब इतना सब कुछ फ़ायदा है तो इस फ़ायदे को का लाभ उठाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। ठीक है, तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो हमारा है क्लास 10th हिंदी कोर्स एंड बी, ए और बी दोनों के लिए। अब ये कैसे है, ये हमारा आता है जब हमारे पास पेपर आता है तो सबसे पहले आता है अपठित बोध। उस अपठित बोध में हमारे पास 2 चीज़ें रहती है, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश। तो यहाँ पर हम दोनों ही कराने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम अपठित गद्यांश को समझेंगे कि क्या होता है, कैसे इसको हम कर सकते हैं, कुछ आसान तरीके हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है, सभी कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम पहले समझेंगे और उसके बाद हम कुछ यहाँ पर गद्यांश को सॉल्व भी करेंगे। यानी कि आज हम व्याख्या और प्रश्नोत्तर थोड़े से कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपठित गद्यांश का अर्थ समझिए। इसका अर्थ क्या होता है, गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले कभी अध्ययन नहीं किया गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। तो गद्य पोर्शन क्या होता है, अभी तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गद्य क्या होता है। जब हमारी कहानी होती है, एकांकी होते हैं, आपके क्या कहते हैं, लेख होते हैं, निबंध हैं, संस्मरण हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, आलोचनाएं हैं, ये सभी कुछ जो है ये हमारी कौन सी विधा आती है, हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब जैसे कविता हो गई आपकी, गीत हो गए, दोहे हो गए, चौपाइयाँ हैं, पद हैं, साखियाँ हैं, शबद हैं, ये सभी कुछ किस में आएगा, ये हमारा काव्य में आएगा। तो गद्य का मतलब क्या है, जहाँ पर आपके पास थोड़े थोड़े परिच्छेद रहते हैं, यानी कि पैराग्राफ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गद्य में आता है, जो चीज़ें हमने पहले कभी पढ़ी नहीं है वो हमारे सामने आए, तो वो क्या कहलाता है, अपठित गद्यांश। अब गद्य अंश यानी कि गद्य का एक अंश रखा जाता है। गद्यांश का मतलब क्या है, जो भी गद्य है उसका एक अंश हमारे सामने रखा जा रहा है, और अपठित मतलब जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। क्लियर हो गया, गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले कभी अध्ययन नहीं किया गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। प्रायः अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी विषय को समझना, भाषा शैली के बीच के संबंधों को खोजना तथा विद्यार्थियों की अवबोध क्षमता को परखना होता है।
अब क्या होता है, अब जाहिर सी बात है जो चीज़ें हमने पढ़ी नहीं वो हमको एग्ज़ाम में क्यों दी जा रही हैं। बात ये है कि जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो हमारे एग्ज़ाम में क्यों आ रही हैं। इसके ज़रिए आपका अवबोध समझा जाता है, यानी कि वो चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं हैं और एकदम से अगर हमारे सामने आती हैं तो उस पे हम कैसे हल करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये क्षमता आपकी परखी जाती है। तो इसमें आपका क्या है, जो गद्यांश रखा गया है उसकी भाषा शैली को आप किस तरह समझते हैं, उसके अर्थ को किस तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सब पे आधारित आपके प्रश्न रहते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अपठित गद्यांश के भावार्थ यानी मूल भाव व केंद्रीय भाव को समझकर उसका सावधानी पूर्वक गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारे सामने गद्यांश रखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो आसान भाषा में तो रहेगा नहीं, तो उस भाषा को समझना है, यानी कि उसका जो भावार्थ है, जो चीज़ें उसके अंदर हमको समझाने की कोशिश करी जा रही हैं वो क्या हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। और उस पे हमें जब तक हम उसके अर्थ को समझेंगे फिर उस पर विचार करेंगे। अब इसको विचार करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। जब वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं तभी हम गद्यांश पे विचार करते हैं कि हाँ इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, इस तरीके से निकालते हैं। परीक्षा में 10 अंक का गद्यांश 100 से 150 शब्दों का दिया जाता है, जिस पर आधारित 1 अंक के 2 अति लघु उत्तरात्मक और 2 अंक के 4 लघुत्तम उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये अलग अलग रहता है, कभी 10 मार्क्स का रहता है, जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी 5 मार्क्स का आएगा, कभी 10 मार्क्स का आएगा, तो ये डिसाइड नहीं रहता है कि ये कितने मार्क्स का आने वाला है। तो ये अब आप छोड़ दो, जैसे हम यहाँ बोलेंगे 10 अंक का आता है तो ये 10 अंक का नहीं आता। बोर्ड एग्जाम्स में हम जाएंगे तो ये 5 अंक का भी रहता है। आप जैसे इंटरनल दोगे तो वो कभी 8 मार्क्स का भी रहता है, कभी 6 मार्क्स का रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, तो वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में ये सिर्फ 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपके पास लघुआत्मक भी रहते हैं, आपके अति लघु भी रहते हैं, आपके बहुविकल्पीय भी रहते हैं। तो कई तरीके के प्रश्न आपके सामने मौजूद रहते हैं, तो इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मार्क्स का क्या आएगा। तो ये तो जब हम आपको सैम्पल पेपर कराएंगे तो वो चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे कि आपके पेपर में कितने मार्क्स के गद्यांश आ रहे हैं और किस फॉर्म में आ रहे हैं, वर्णात्मक हैं या वस्तुपरक हैं। ये डिसाइड होता है ये आपके पैटर्न पे कि भाई सीबीएसई किस तरीके से बोर्ड पेपर्स लेने वाला है। तो ये चीज़ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अपठित गद्यांश को हल करने के चरणबद्ध तरीके। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तरीका हम आपको जो बता दें, आपको अगर एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाना है तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके बाद 15 मिनट का एक रीडिंग टाइम मिलता है। उस बीच आपको लिखना नहीं होता है, उस बीच आपको सिर्फ पढ़ना होता है अपने पेपर को। तो ये वो बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने अपठित गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर उसके अर्थ को समझकर और उसके आंसर्स को सॉल्व करके रख सकते हैं, ठीक है। अब वैसे तो पेपर के अंदर और भी गद्यांश है लेकिन वो पठित हैं। ये दो जो आते हैं स्टार्टिंग में अपठित बोध में, ये अपठित रहते हैं, गद्यांश और पद्यांश दोनों। तो जाहिर सी बात है इस 15 मिनट के अंदर आपको पेपर भी पढ़ना है, गद्यांश भी पढ़ना है, काव्यांश भी पढ़ना है और सभी के आंसर भी सॉल्व करने हैं। तो 15 मिनट इनफ होता है पूरी चीज़ों के लिए। आप इस टाइम अगर ये सब काम करके रख लोगे तो जब आप रिटन टाइम आपका स्टार्ट होगा 3 आवर्स का, तो आप उस समय बहुत आसानी से अपने समय को बचा सकते हैं। उस समय बैठ के आप गद्यांश को पढ़ो, आंसर्स निकालो, तो बेटर है कि ये काम पहले करके रख लो, ठीक है। तो ये एक हमने टाइम सेविंग आपको चीज़ बता दी। अब देखिए क्या है, सर्वप्रथम दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को आत्मसात कर यानी समझना चाहिए। अब एग्जामिनेशन टाइम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको 2-3 टाइम पढ़ें, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है कि आप अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू करिए। प्रैक्टिस शुरू करने से जानते क्या, ये नहीं होगा कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारा एग्ज़ाम में आएगी। एग्ज़ाम में कभी वो अपठित गद्यांश नहीं आएगा जो हमने पढ़ा होगा आज तक, हमेशा उससे अलग चीज़ आती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, पैराग्राफ्स को पढ़ना और समझना शुरू करोगे, तो आपके पढ़ने और समझने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी बिल्डअप होती जाएगी। एक आपको आदत पड़ती जाएगी चीज़ को पढ़ के समझने की। तो जब आपका एग्ज़ाम में पढ़ोगे तो जहाँ वो आपको 2-3 बार में समझ आ रहा था, अभी जब शुरू करोगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में उसे एक बार भी पढ़ोगे तो आपको वो गद्यांश आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सिंपल करना क्या है, प्रैक्टिस शुरू कर दो।
तो यहाँ पर मेन क्या चीज़ है, उसके मूल भाव को समझो। तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए कम से कम अभी आपको, जब आप गद्यांश शुरू करोगे तो 2-3 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते रहना चाहिए। इससे विषय वस्तु और पठन कौशल वाले प्रश्न को हल करने में आसानी होती है। उसमें बहुत सारी डेट्स रहती हैं, बहुत सारी जगहों के नाम रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम रहते हैं, उनकी जन्मतिथियाँ रहती हैं, आंकड़े रहते हैं, अंकों में रहते हैं। तो ये सभी जो तथ्य जहाँ पे भी आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, इनको आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो अंडरलाइन करते चलिए, क्योंकि आगे जब अभी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस कंडीशन में हम उनका फटाफट हल कर लेंगे, तब हमें दोबारा उस गद्यांश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को रेखांकित करना चाहिए। अब भाषिक संरचना और व्याकरण संबंधी प्रश्न भी आते हैं, जैसे कोई शब्द दे दिया, बोल दिया इसका उपसर्ग प्रत्यय लिखिए, या इसका अलंकार बताइए, इसका रस बताइए, इसमें समास कौन सा है ये बताइए। साथ ही साथ उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सॉरी, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपका व्याकरण का ज्ञान भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो व्याकरण तो अभी तक आपने इतनी पढ़ी है कि जो आएगा वो आपके सिलेबस से ही आने वाला है, जैसे समास है, अलंकार है, रस है, आपका उपसर्ग प्रत्यय है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ा। बोलो अलंकार अभी 10th में, अरे भाई आप 9th में तो ये चीज़ पढ़ चुके हो ना, समास पढ़ चुके हो, अलंकार पढ़ चुके हो, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो उसके लिए अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। थोड़ा अलंकार आपने 9th में पढ़ा है, थोड़ा आप 10th में पढ़ रहे हो, मिला के पूरा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको अच्छे से पहले तो व्याकरण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, जहाँ पर भी मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करते चलिए। शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात ही उनका शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक कम से कम शब्दों में होना चाहिए। अब क्या होता है, गद्यांश तो दे दिया जाता है पर उसका शीर्षक नहीं देते। काव्यांश में मोस्टली बहुत इजी होता है किसी शीर्षक को लिख लेना, गद्यांश में मुश्किल होता है। अब गद्यांश को जब तक हम पूरी तरीके से समझेंगे नहीं कि उसके केंद्रीय भाव में क्या है, वहाँ क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है, तब तक जो है हम उसका शीर्षक नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, गद्यांश को अच्छे से समझना कि उसके अंदर हमें किस चीज़ के बारे में समझाया जा रहा है। जब हम अच्छे से पूरा समझ लेंगे तब हमारे लिए शीर्षक निकालना आसान होगा। अच्छा, शीर्षक लिखते समय क्या होना चाहिए, शीर्षक ऐसा चुनिए जो कम शब्दों का हो और गद्यांश का पूरा सार उस हमारे शीर्षक में निकलकर उस शब्द में आ रहा हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने कोई भी ऐसा शीर्षक दे दिया जिसमें हमारे पूरे गद्यांश का अर्थ नहीं निकल रहा है तो फिर वो बेकार है। तो हमेशा शीर्षक चुनते समय सावधानी। और देखिए, शीर्षक संबंधी प्रश्न आता ज़रूर है, ये नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा ज़रूर, और उसे बहुत कम शब्दों में हमें लिखना होता है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के पश्चात ही उनका उत्तर लिखना प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, हमने बताया प्रश्न कई तरीके से आ सकते हैं, अति लघु आएंगे, लघु आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें प्रश्न को अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद उत्तर कर देने हैं। यानी कि अगर आपके पास बहुविकल्पीय भी हैं तो भी उत्तर आप ये समझो कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, अरे हमें आंसर पता है, नहीं, ऐसे कई ऑप्शन हो सकते हैं जो आपको वहाँ पे उलझा सकते हैं। इसलिए जब भी प्रश्न पढ़ो, उत्तर सारे ऑप्शंस दिए हैं तो उन्हें पढ़ना है, और अगर आपको उत्तर बनाना है तो भी सावधानी से बनाइए। अंत में विद्यार्थी को एक बार सभी प्रश्नों के उत्तरों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़कर जांच लेना चाहिए। जब आपने सारे प्रश्न कर लिए तो उसके बाद आपको करना क्या है, सारे जितने भी आपने प्रश्न किए हैं उनको पुनः पढ़ना है, दोबारा करना है, देखना है कि हमने सही उत्तर दिए हैं या नहीं। तो मतलब आपको इतनी स्पीड में काम करना है कि इसको करने के बाद पढ़ना ज़रूरी है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुरूप ही होना चाहिए। गद्यांश के बाहर के मिलते जुलते भावों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो भी आप उत्तर दोगे वो गद्यांश के अंदर से ही होना चाहिए। ना आप अपने पर्सनल थॉट्स लिखेंगे, ना किसी और के थॉट्स लिखेंगे, किसी के नहीं लिखने। जो गद्यांश में मेंशन है आपको सिर्फ वही लिखना है। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अंक सीमा के अनुसार देने चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे सामने बहुविकल्पीय होते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक आंसर पे हमने टिक कर लिया, हो गया काम, तो उसमें हमें कुछ नहीं है। लेकिन जब हमें सब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि हमें वर्णनात्मक प्रश्न करने होते हैं, अति लघु और लघु,
तो उस कंडीशन में आपको अंक देखकर ही समय सीमा तय करनी होती है। अब कैसे है देखिए, अगर मान लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया है, जैसे हमने बताया कि अगर आपके पास अति लघु प्रश्न आया है तो वो हमारा कितना रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। अब 1 मार्क्स के अंदर कितना आप लिखोगे, आप 15 से 20 शब्दों के अंदर इसका उत्तर दे देंगे, ठीक है, कितना, 15 से 20 शब्दों के अंदर। और अगर आपके पास लघु आया है तो ये हमारा कितना रहेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसका उत्तर आपको 20 से 25 शब्दों के अंदर देना होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया जब हमारे पास वर्णनात्मक पूछे जाते हैं, यानी कि जब क्या कहते हैं आपको क्वेश्चन दिया है, आंसर लिखना है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और रहता है, वो है आपके पास बहुविकल्पीय भी आ सकते हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। तो उस कंडीशन में आपको वर्ड लिमिट का तो कोई ध्यान ही नहीं रखना, जो आंसर है उसे आपको टिक करना है। तो आपको समझ में आ गया कि वर्णनात्मक लिखते समय हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान देना है कि किस तरीके से हम इनको करेंगे। अब हम आ जाते हैं आगे, कुछ अब उदाहरण वो भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने समझ लिया गद्यांश क्या होता है। अब जो है ना, गद्यांश का पैटर्न मोस्टली बहुविकल्पीय पे आता है, तो हम यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय ही सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो अति लघु तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन अब क्या है, मोस्टली एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका बहुविकल्पीय चलता है, तो हम बहुविकल्पीय ही आपको कराएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, गद्यांश संख्या 1 है। सबसे पहले हमें जो काम करना है, बहुत सावधानी से हमें पूरा पढ़ना है। अगर हमने उसको सावधानी से नहीं पढ़ा तो वहीं पर काम गड़बड़ हो जाता है। देखिए क्या है, 19वीं शताब्दी से पहले मानव और पशु दोनों की आबादी भोजन की उपलब्धता तथा प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण सीमित रहती थी। यानी कि क्या है, 19वीं शताब्दी से पहले मानव हो चाहे पशु हो, दोनों की आबादी भोजन की उपलब्धता और प्राकृतिक विपदाओं के कारण सीमित रहती थी। मतलब ज़्यादा उन लोगों के पास खाना या इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ करती थी। कालांतर में जब औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता की समृद्धि में भारी वृद्धि हुई, यानी क्या हुआ, जब मानव सभ्यता समृद्ध होने लगी, तब उसके परिणाम स्वरूप कई पश्चिमी देश ऐसी बाधाओं से लगभग अनिवार्य रूप से मुक्त हो गए। तब क्या हुआ, बहुत से पश्चिम देश ऐसे हुए जो ये हमारा लिमिटेड फूड थे, उस उपलब्धता से जो है वो लोग मुक्त हो गए। अब उनके पास अथाह फूड था, क्यों, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इसने वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया कि अब मानव जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है, कि जब अब खाने के जो साधन हैं, जो उपलब्धता है, वो जब हमें अनलिमिटेड मिल रही है तो आबादी भी फिर उसी हिसाब से बढ़ेगी। भाई जब क्या रहता है कि हमारे पास खाने की कमी रहती है तो जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, लोग बढ़ाते नहीं। लेकिन अब जब हमारे पास खाने की इतनी अच्छी उपलब्धता है तो जनसंख्या बढ़ेगी, ये वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया। परंतु इन देशों में परिवारों का औसत आकार घटने लगा। अब उन्होंने सोचा कि क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ, उनके परिवारों का आकार घटने लगा, बढ़ने की जगह क्या हुआ, घटने लगा। और जल्द ही समृद्धि और प्रजनन के बीच एक उल्टा संबंध प्रकाश में आया। अब क्या हुआ, समृद्धि और प्रजनन, कहते हैं ना कि जब हमारी समृद्धि बढ़ती है तो हम जनसंख्या बढ़ा लेते हैं। जब हमारे पास बच्चों को पालने का, उनको अच्छी शिक्षा देने का, खिलाने का, पिलाने का अच्छा साधन है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे भी उतना पैदा करते हैं। लेकिन परेशानी यहाँ क्या हुई, समृद्धि तो बढ़ी लेकिन प्रजनन दर घटती चली गई, जिसका अंदाज़ा बहुत मुश्किल था। अब ये चीज़ हम लोग, जो वैज्ञानिकों ने लगाया था कि भाई समृद्धि बढ़ी है तो प्रजनन बढ़ेगा और जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, समृद्धि तो बढ़ी लेकिन साथ ही साथ प्रजनन दर भी घट गई। जीव वैज्ञानिकों ने मानव समाज की तुलना जानवरों की दुनिया से कर इस संबंध को समझाने की कोशिश की और कहा कि ऐसे जानवर जिनके अधिक बच्चे होते हैं वे अधिकतर प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं और ये वातावरण प्रायः उनके प्राकृतिक खतरों से भरे रहते हैं। तो अब इन्होंने क्या नाम, ये चीज़ जो हुई इसको जीव वैज्ञानिकों ने जीवों के माध्यम से, यानी कि जानवरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। क्या कहा उन्होंने कि ऐसे जानवर जिनके अधिक बच्चे होते हैं। अब इन अधिक बच्चों में आप देख लीजिए, चूहों के बच्चे अधिक होते हैं, कुत्तों के बच्चे अधिक होते हैं, सूअरों के बच्चे अधिक होते हैं। तो जब जिनके बच्चे अधिक होते हैं वे अधिकतर प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं, जो वातावरण उनके अनुकूल नहीं रहता है।
यानी कि उनको खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि उनके परभक्षी भी बहुत रहते हैं। तो जिस वातावरण में वो पैदा होते हैं वो उनके प्रतिकूल होता है, और ये वातावरण प्रायः उनके प्राकृतिक खतरों से भरा रहता है। जैसे कि हमने बताया कि भाई परभक्षी बहुत रहते हैं उनके लिए, तो वो प्राकृतिक खतरों से भी बहुत भरा रहता है। इसीलिए चूँकि इनकी संतानों के जीवित रहने की संभावना कम होती है, इसलिए कई संतानें पैदा करने से ये संभावना बढ़ जाती है। अब उनको ये लगता है कि भाई वातावरण अगर प्रतिकूल है तो हम ज़्यादा संतानें पैदा करें तो क्या होगा, उसमें मान लीजिए हमने 10 संतानें पैदा करी तो उसमें कम से कम 2 तो जीवित रहेंगी ना। तो यही चीज़ वो लोग मानते हैं कि हमने इसलिए जानवरों में जिनमें अधिक बच्चे होते हैं सिर्फ इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी होती है क्योंकि उनके बच्चों के जीवित रहने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए उनको 10 बच्चे पैदा किए तो कम से कम 2 बचेंगे, कि उनमें कम से कम 1 या 2 जीवित रहेंगी। इसके विपरीत जिन जानवरों के बच्चे कम होते हैं वे स्थिर और अनुकूल वातावरण में रहते हैं। अब इसके ये तो हो गया वो जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। अब हम आए किस पे, जिनके कम बच्चे होते हैं। जैसे शेर है, शेर के बच्चे क्या 1 या 2 होते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी अनुकूल वातावरण में रहते हैं, जो उनके हिसाब से बनाया गया वातावरण होता है। ठीक इसी प्रकार यदि समृद्ध वातावरण में रहने वाले लोग केवल कुछ ही बच्चे पैदा करते हैं तो उनके ये बच्चे कम बच्चे उन बच्चों को पछाड़ देंगे जिनके परिवार इतने समृद्ध नहीं थे, तथा इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। तो अब इन्होंने क्या तर्क दिया कि जिस तरीके से समृद्ध बच्चों में कम मतलब परिवारों में कम बच्चे हो रहे थे, इसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे इसलिए कम पैदा कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा केपेबल रहेंगे, इनकी बुद्धि, खान पान सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन जिन परिवारों में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई उनको ना पोषण मिलेगा, ना उनको पढ़ाई के इतने साधन मिलेंगे, ना सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो क्या होगा, तो ये जो आपके समृद्ध वातावरण के बच्चे हैं ये उन बच्चों को पछाड़ देंगे क्योंकि उनकी जो एबिलिटीज़ होंगी वो ज़्यादा अच्छी होंगी। इस सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि पशु और मानव व्यवहार की तुलना नहीं की जा सकती। अब ये तर्क जो प्रस्तुत किया था ये जीव वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, यानी कि जो पशुओं से मानव की तुलना कर रहे थे। लेकिन इस तर्क का आलोचना करने वालों ने कहा कि भाई पशु और मानव अलग अलग है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वे इसके बजाय यह तर्क देते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन इस घटना को समझाने के लिए पर्याप्त है। श्रम आश्रित परिवारों में बच्चों की बड़ी संख्या एक वरदान के समान होती है, यानी कि जहाँ पर जैसे मजदूरों को ले लीजिए, वहाँ पर अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जितने बच्चे होंगे श्रम करने के लिए उतने लोग होंगे और उनके पास अर्निंग के उतने ज़्यादा साधन होंगे। वे जल्दी काम कर परिवार की आय बढ़ाते हैं। जैसे जैसे समाज समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे बच्चे जीवन में लगभग पहले 25-30 सालों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उर्वरता अधिक होती है तथा देर से विवाह करने के कारण संतानों की संख्या कम हो जाने की संभावना बनी रहती है। तो अब क्या होता है, इन्होंने जो समझाया उन्होंने बताया कि भाई जो क्या कहते हैं जहाँ पर श्रम आधारित होता है वो तो हमने आपको बता दिया कि क्यों वहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो लोग ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि जो श्रम आश्रित होते हैं वो जल्दी श्रम करते हैं, ज़्यादा अर्निंग करने लगते हैं तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है। और जो शुरू के जो टाइम होते हैं यानी कि आपका समझ लिए 20 से क्या कहते हैं 30 साल की उम्र में, उस समय प्रजनन शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए अगर उस दौरान बच्चे पैदा किए जाते हैं तो काफ़ी अच्छी तादाद में बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन समृद्ध परिवार में जब आप आइए तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे पढ़ने लिखने और कुछ केपेबल बनने के चक्कर में ही अपने जीवन के 25-30 साल गंवा देते हैं। तो वो जो प्रजनन का जो टाइम था वो उन्होंने स्टडी में निकाल दिया, इसलिए उसके बाद जब उनकी प्रजनन दर घट जाती है तो उनके यहाँ बच्चे कम होते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हो पाते हैं। ये रीज़न यहाँ पर बताया गया है। अब आते हैं हम इसी पर आधारित हमारे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर लिखित गद्यांश का प्राथमिक उद्देश्य है। ये गद्यांश जो हमें बताया गया है ये किस कारण से बताया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहले जितने भी ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे पहले सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। यहाँ क्या दिया गया है, मानव परिवारों के आकार के संबंध में दिए गए उस स्पष्टीकरण की आलोचना जो पूरी तरह से जानवरों की दुनिया से ली गई टिप्पणियों पर आधारित है। यानी कि जानवरों की दुनिया से इस पर आधारित जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में बताया गया है इस गद्यांश में। दूसरा है, औद्योगिक क्रांति के बाद अपेक्षित जनसंख्या विस्फोट न होने के कारणों की विवेचना है।
ये बताया गया था कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है वो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी, इसके कारणों को बताया गया है। दूसरा है औद्योगिक क्रांति से पहले और बाद के पर्यावरणीय प्रतिबंधों और सामाजिक दृष्टिकोणों से परिवार का आकार कैसे प्रभावित हुआ का अंतर स्पष्ट है। तो औद्योगिक क्रांति के पहले और बाद में जिस तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण था, उसके आधार पर पारिवारिक ढांचा किस तरीके से प्रभावित हुआ, इसके बारे में बताना था। चौथा है परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है। इस तथ्य को समझाने के लिए दो वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जब परिवार का आकार जो है वो बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है, जब हमारी समृद्धि बढ़ती है तो परिवार का आकार घटता है, ये बताने के लिए दो वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसका पूरा मूल उद्देश्य क्या था, क्या हमको बताया गया है, वो है हमारा घा। यहाँ पर जिस तरीके से परिवारों की समृद्धि बढ़ती है, वहाँ पर जो है आपके परिवारों का आकार घटता है। ये क्यों हो रहा है, इसके लिए दो वैकल्पिक सिद्धांत यहाँ पर गद्यांश में प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है। जनसंख्या विस्फोट के विषय में कौन सा सिद्धांत इसमें बताया गया है जो एकदम सही है। पहला है, पश्चिमी देशों में यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि औद्योगिकरण से प्राप्त समृद्धि ने परिवारों को बच्चों की शिक्षा के विस्तारित अवधि को वहन करने का सामर्थ्य प्रदान कर दिया। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ की समृद्धि जो बढ़ी, वो समृद्धि उन्होंने बच्चों के पढ़ने में लगा दी। ये इस कारण से वहाँ पर क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ। दूसरा है, यह घटना विश्व के उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। तीसरा है, श्रम आधारित अर्थव्यवस्था में केवल उद्योग के आधार पर ही परिवार का आकार निर्भर करता है। क्या है, श्रम आश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है, जहाँ पर हम मेहनत करके जो अर्थव्यवस्था पैदा करते हैं, वहाँ पर केवल उद्योगों के आधार पर ही परिवार का आकार निश्चित होता है। जो हम काम कर रहे हैं वो ही हमारे परिवार के आकार को प्रभावित करता है। मान लीजिए अगर हम श्रम से आधारित काम कर रहे हैं तो हमारे परिवार ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर श्रम करने के लिए ज़्यादा लोग होंगे। चौथा है, इसकी भविष्यवाणी पश्चिम देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी। ये चीज़ पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, जनसंख्या विस्फोट के विषय में जो सत्य है वो है आपका घा, यानी कि इसकी भविष्यवाणी पश्चिम देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी। उन्होंने पहले ही जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तभी लोगों ने कुछ बोल दिया था कि अब औद्योगिक क्रांति हो रही है तो बहुत ही जल्दी जनसंख्या विस्फोट होगा, लेकिन हुआ नहीं था, वो बात अलग। लेकिन अगर इस गद्यांश में देखें तो यही एक कथन सत्य है, जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट तो हुआ ही नहीं ना, बात तो ये थी। तो इसलिए सत्य क्या है कि इसकी भविष्यवाणी बस पहले की गई थी। तीसरा है, अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। जो अंतिम अनुच्छेद हमने पढ़ा, ठीक है, जो गद्यांश पढ़ा, उसमें आखिरी पैराग्राफ जो है वो हमें कौन सा कार्य बताता है। ये पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत स्पष्टीकरण की आलोचना करता है, यानी कि दूसरे अनुच्छेद में जो सिद्धांत दिया गया था उसकी आलोचना तीसरे परिच्छेद में की गई है। यह वर्णन करता है कि समाज में स्पर्ध होने के साथ सामाजिक दृष्टिकोण कैसे बदलते हैं। चौथा है, यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत घटना की व्याख्या करता है। तो सही क्या था, यहाँ पर जो तीसरा अनुच्छेद था वो पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा है। यानी कि पहला अनुच्छेद क्या था, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जनसंख्या विस्फोट होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ इसके लिए एक वैकल्पिक कारण जो है वो तीसरे अनुच्छेद में बताया गया है। पहला जो वैकल्पिक अनुच्छेद था वो दूसरे में बताया गया था अनुच्छेद में, और तीसरे में दूसरा वैकल्पिक कारण बताया गया था। प्रश्न संख्या 4 क्या है, गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख औद्योगिक देशों में औसत परिवार का आकार हाल ही में गिरने की एक संभावित कारण के रूप में नहीं लिया गया। अब यहाँ 4 ऑप्शन बताए गए हैं। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो ये सोचा गया कि अब आकार, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, परिवार के आकार बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके कई कारण बताए गए। अब यहाँ 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि वो एक कारण कौन सा है जो इस गद्यांश में नहीं बताया गया है। क्या है, शिक्षा का विस्तारित अवधि। तो बात सही है, जब परिवार समृद्ध हुए औद्योगिक कारण के कारण
समृद्ध हुए तो क्या हुआ कि इन लोगों ने पढ़ाई में ज़्यादा समय दे दिया, इस वजह से परिवार का आकार नहीं बढ़ा। बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है पहले की अपेक्षा देरी से विवाह करना। पहले लोग जल्दी विवाह कर लेते थे औद्योगिक क्रांति से पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने पढ़ाई में जब ज़्यादा समय देने लगे तो वो देर से विवाह करने लगे। तीसरा है बदला हुआ सामाजिक दृष्टिकोण। अब लोगों का सामाजिक दृष्टिकोण भी बदल गया, वो थोड़े मॉडर्न हो गए। उनके हिसाब से क्या हुआ कि अब इतना जो है ज़रूरी नहीं कि हम इतना बड़ा परिवार करें, भाई कम परिवार करिए जिन्हें हम अच्छे से पाल पोस और पढ़ा सकें। तो ये दृष्टिकोण हुआ। चौथा है औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती मांग। और चौथा कारण है कि जो औद्योगिक क्षेत्र थे वहाँ पर मजदूरों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी ही, इसलिए जो है जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ। तो अगर हम देखेंगे जो कारण हमारे गद्यांश में नहीं बताया गया है वो है हमारा चौथा, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती मांग। ये एक ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे। क्या है? गद्यांश में दी गई कौन सी जानकारी बताती है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कई बच्चे होने की संभावना है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, मतलब यहाँ पर कौन सी ऐसी जानकारी है जिसके कारण बताया जा रहा है कि इस प्रजाति में ज्यादा बच्चे होते हैं। क्या है? एक विशाल शाकाहारी जो घास के मैदानों में रहता है और अपनी संतानों को भरसक सुरक्षा करता है, उसकी संतानें ज्यादा होती हैं। दूसरा है एक सर्वभक्षी जिसकी आबादी कई छोटे द्वीपों तक सीमित है और जिसे मानव अतिक्रमण से खतरा है, उसके बच्चे ज्यादा होते हैं। तीसरा है एक मांसाहारी जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है लेकिन उसे भोजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए उसके बच्चे ज़्यादा होते हैं। चौथा है एक ऐसा जीव जो मैदानों और झीलों में कई प्राणियों का शिकार बनता है। तो यहाँ पर किसके बच्चे ज़्यादा होते हैं? वो है जिसके शिकार ज़्यादा होते, जिसका शिकार ज़्यादा किया जाता है, उस प्रजाति के बच्चे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर जिसका शिकार, जैसे हिरन है, अब हिरन का शिकार ज़्यादा होता है, कुत्ते ज़्यादा मारे जाते हैं, चूहे ज़्यादा परभक्षियों द्वारा खाए जाते हैं, सांप खाए जाते हैं, तो इन जीवों के बच्चे इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि भाई अगर इनके बच्चे कम होंगे और वो भी मर जाएंगे तो एक दिन क्या आएगा कि ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो जिनके परभक्षी, जिनके शिकारी ज़्यादा होंगे उनके बच्चे हमेशा ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए कम से कम 1-2 तो बचने चाहिए, इसलिए वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ताकि कम से कम उनके 2 बच्चे जीवित रहें। ठीक है, अब ये तो पहला गद्यांश हो गया। अब हम आ गए हमारे दूसरे गद्यांश पे। हमने कहा ना कि हम आपको 1-2 प्रैक्टिस कराएंगे, फिर उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम पूरी तरीके से आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे गद्यांश लेकर आएंगे। तो वो एक तरीके से आप समझ लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और आपकी प्रैक्टिस भी है। तो दूसरा गद्यांश पहले पढ़ते हैं। क्या है? विज्ञान शिक्षण के पक्षधरों ने कल्पना की थी कि शिक्षा में इसकी शुरुआत पारंपरिकता, कृत्रिमता और पिछड़ेपन को दूर करेगी। जो विज्ञान को पढ़ाते थे उनकी सोच ऐसा ही थी कि जब हम ये विज्ञान पढ़ेंगे लोग तो जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको, और जो बनावटी चीज़ें हैं, जो पिछड़ापन है, वो कहीं ना कहीं लोगों में दूर हो जाएगा। यह सोच पुराने समय से चली आ रही तथ्य प्रचुर पाठ्यचर्या जिसके अंतर्गत आलोचना, चुनौती, सृजनात्मक और विवेचनात्मकता का अभाव था, आदि के कारण पैदा हो रही थी। अब ये सोच क्यों आई? क्योंकि पुराने समय से जो हमारा पाठ्यक्रम चला आ रहा था जिसमें क्या था, आलोचना थी, चुनौती थी, सृजनात्मकता, कोई नई चीज़ की रचना थी, विवेचना करना, ये सारी चीज़ें हमारे पुराने पाठ्यक्रम में नहीं थी। क्या था? जो चला आ रहा था ढर्रे से बस रटना है और उसको दे देना है, उसमें कोई चीज़ को हम खुद अपने हिसाब से नहीं लिख सकते थे। आप अगर आज से जाइए अपने मम्मी पापा से पूछिए या अपने दादा दादी से पूछिए, वो बताएंगे कि जो हमें लिखाया जाता था हमें वही रटना होता था और उसी को हमें एग्जाम में एज इट इज़ लिख देना होता था। तो ये चीज़ होती थी, ना इसमें चुनौती थी, ना सृजनात्मकता थी, यानी कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ों का अभाव था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, आज आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, क्वेश्चन आंसर लिखाए जाते हैं, लेकिन उसके आंसर्स आपको अपने आप बनाकर लिखने हैं, आपको रटे रटाए आंसर नहीं लिखने होते हैं। तो ये होती है आपके लिए चुनौती, यानी कि आपको नया सृजन करना है। आदि के कारण पैदा हो रही थी। अब इन सारे के कारण जो है ये सारी चीज़ें पैदा हुई थी। मानवतावादी ने सोचा था कि वैज्ञानिक पद्धति मध्यकालीन मतवाद के अंधविश्वासों को जड़ से मिटा देगी। उन्होंने सोचा कि भाई जैसे ही वैज्ञानिक पद्धति आएगी तो जो पुरानी सोच, परंपरा, जो पद्धति चली आ रही है वो सारी चीज़ें मिट जाएंगी। किंतु हमारे शिक्षकों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं की समझ को भी प्रेमचंद की कहानियों की तरह केवल पढ़ा व रटाकर उसे नीरस बना दिया।
अब क्या हुआ, लोगों ने भाई वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई जब इस तरीके से पद्धति आएगी तो क्या होगा, लोगों के अंदर सृजनात्मकता पैदा होगी और नई चीज़ें आएंगी। लेकिन क्या हुआ, जो शिक्षक थे उस समय के, हम पहले की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, साइंस को भी रटने का मेथड बना दिया कि कुछ नहीं है, जो हमने लिखा दिया यही रटो और इसी को तुम एग्जाम में लिखो। वहां पर अपनी सोच, अपने विचार, अपनी चीजों को व्यक्त करने का कोई जरिया था ही नहीं। शिक्षा में विज्ञान शिक्षण सम्मिलित करने के लिए यह तर्क दिया गया कि इससे बच्चे विज्ञान की खोजों से परिचित हो सकेंगे तथा अपने वास्तविक जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ सीखेंगे। अब क्या हुआ, जब शिक्षा में, भाई शिक्षा में पहले जो है साइंस सम्मिलित नहीं थी। साइंस तो हम सबको अभी आज मिलती है, लेकिन बहुत समय पहले जाएं तो साइंस हमारे सब्जेक्ट में थी ही नहीं। लेकिन इसको शामिल इसलिए किया गया ताकि विद्यार्थी अपने जीवन में घटित हो रही रोज़मर्रा की चीज़ें, जो डेली रूटीन में हमारी चीज़ें घटती हैं, उसको भी हम साइंस के नज़रिए से देख सकें कि साइंस हमारे आसपास कितनी अच्छी तरीके से विद्यमान है। वे वैज्ञानिक विधि का अध्ययन कर तार्किक रूप से कैसे सोचना है, कैसे कौशल में पारंगत होंगे, इन उद्देश्यों में से केवल पहले ही में एक सीमित सफलता मिली। तो अब ये वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई हम इस अध्ययन में कैसे पारंगत होंगे, कैसे सीखेंगे, इन सारों में खाली पहला एक हो पाया कि वैज्ञानिक विधि के अध्ययन पर तार्किक रूप में उन्होंने सोचना शुरू किया, लेकिन उसे अमल में लाना शुरू नहीं कर पाए। दूसरे व तीसरे में व्यवहारिक रूप से बच्चे कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, कुछ भी नहीं मिल पाया उनको। अधिकतर बच्चों ने भौतिकी और रसायन विज्ञान के तथ्यों के बारे में कुछ जानने की उम्मीद की जा सकती है। यानी कि जो बच्चे आपके फिजिक्स छोड़ के केमिस्ट्री और क्या कहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उनमें ये थोड़ा सा सोचा गया कि शायद कुछ कैपेबल ये बच्चे होंगे जो हमारे रोज़मर्रा के अध्ययनों के बारे में बता पाएंगे, जो रोज़मर्रा हमारे आसपास घट रहा है उसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन वे शायद ही जानते होंगे कि उनका कंप्यूटर अथवा कार का इंजन कैसे कार्य करता है। इतना करने के बावजूद भी वो लोग ये नहीं बता सकते थे कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, अथवा क्यों उनकी माताजी सब्जी पकाने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं। जबकि वैज्ञानिक पद्धति में रुचि रखने वाले किसी भी उज्जवल लड़के को ये बातें सहज रूप से ही ज्ञात हो जाती हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सब्जी में नमक क्यों पड़ता है, सब्जी के टुकड़े छोटे क्यों होते हैं, उनके छिलके क्यों निकाल दिए जाते हैं। ये ऐसी डेली रूटीन की चीज़ें हैं। अगर एक बच्चा रसायन और भौतिक शास्त्र पढ़ता है तो उसके जवाब उसे पता होने चाहिए। लेकिन जब ये पद्धति शामिल की गई थी तो सिर्फ रटने के तौर पर शामिल की गई थी और बच्चे इन छोटे छोटे सवालों के भी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं थे। वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा अधिकांश विद्यालयों में भली प्रकार से नहीं दी जा रही थी। भाई विज्ञान की शिक्षा का मतलब क्या है, बच्चे अपने डेली जो लाइफ होती है उसमें से सारी चीज़ों को सीखें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। दरअसल शिक्षकों ने अपनी सुविधा और परीक्षा केंद्रित सोच के कारण यह सुनिश्चित कर लिया कि छात्र वैज्ञानिक पद्धति ना सीखकर ठीक इसका उल्टा सीखें, अर्थात वे जो बताएं उस पर आंख मूंद कर विश्वास करें और पूछे जाने पर उसे जस का तस परीक्षा में लिख दें। अब क्या हुआ, जो विज्ञान के शिक्षक थे उन्होंने क्या किया, बच्चों के अंदर जानने समझने की कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं बंद कर दिया और उन्होंने सिर्फ यहाँ तक सीमित कर दिया कि जो मैं बता रहा हूँ तुम उसी को समझो, उसी को देखो, उसी को रटो और उसी को एग्जाम में लिख दो। तुम्हें अपनी सोच जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये शिक्षकों ने अपनी सुविधाओं के लिए एक पैमाना तय कर दिया था कि तुम्हें सारी चीज़ें जो मैं लिखा रहा हूँ इसी को रट के सिर्फ एग्जाम में लिख देना है। वैज्ञानिक पद्धति को आत्मसात करने के लिए लंबी व्यक्तिगत अनुभव तथा परिश्रम व धैर्य पर आधारित वैज्ञानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है और जब तक इसे संभव बनाने के लिए शैक्षिक या सामाजिक प्रणालियों को बदल नहीं दिया जाता, वैज्ञानिक तकनीकों में सक्षम केवल कुछ बच्चे ही सामने आएंगे तथा इन तकनीकों को आगे विकसित करने वालों की संख्या इसका भी अंश मात्र ही होगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर आपको चाहिए कि आगे की पीढ़ी जो है अपनी सोच के हिसाब से निकले तो उन्हें अपने हिसाब से पद्धति दीजिए करने के लिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत कम ही बच्चे जो हैं वो इस तर्क के आधार पर अपने उत्तर दे पाएंगे। अब इस पे आधारित हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? लेखक का तात्पर्य है कि शिक्षकों ने क्या किया, शिक्षकों ने अपने सीमित ज्ञान के कारण विज्ञान पढ़ाने में रुचि नहीं ली, विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया,
बच्चों को अनुभव आधारित ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, मानवतावादियों का समर्थन करते हुए कार्य किया। तो यहाँ पर लेखक का क्या तात्पर्य है कि शिक्षकों ने जो है वो विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ रटे रटाए चीज़ों को ही दिया। अब विज्ञान का मतलब क्या है? आप देखिए, सोचिए, तर्क पैदा करिए और अपने हिसाब से चीज़ों को समझिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे तो रटंत पद्धति के हिसाब से विज्ञान शिक्षा को लागू किया गया, इसीलिए विज्ञान शिक्षा जो है लागू करने के जो सिद्धांत थे वो विफल हो गए थे। स्कूल शिक्षा में विज्ञान शिक्षण के प्रति लेखक का क्या रवैया है? जो हम लोग स्कूल में जो विज्ञान पढ़ते हैं उस पे लेखक का क्या रवैया है? तटस्थ, सकारात्मक, व्यंग्यात्मक या नकारात्मक? तो वो क्या है? वो है आपका नकारात्मक। अब नकारात्मक क्यों है? देखिए, स्कूल शिक्षा में विज्ञान शिक्षण के प्रति लेखक का क्या रवैया है? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि स्कूल शिक्षा में विज्ञान शिक्षा का जितना भी था वो शिक्षकों के आधार हमेशा नकारात्मक रहा, पॉजिटिव तो रहा ही नहीं। तो लेखक ने वहाँ पे नकारात्मक रवैया तो हमें निकाल के रख के दिया है कि किस तरीके से ये शिक्षा पद्धति में विज्ञान पद्धति लागू नहीं हो पाई। इसके नकारात्मक कारण हमने इसमें देखे हैं। उपर्युक्त पाठ्यांश निम्नलिखित में से किस दशक में लिखा गया होगा? अब ये बताइए कौन से दशक में लिखा गया? 1950 से 60, 1980 से 90, 1970 से 80 या 2000 से 2010 में? तो ये जो हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये लिखा गया है 1950 और 60 के बीच में, जब हमारे देश में आज़ादी के बाद शिक्षा के प्रसार का काम शुरू हुआ था। तब शिक्षा पद्धति में विज्ञान लाया गया था, लेकिन जो सोच के लाया गया था मगर कारगर नहीं हो पाया। तभी मैंने बोला था ना, आप अपने दादा दादी से इस बारे में बात करिए, वो आपको बताएंगे कि उस समय शिक्षा में विज्ञान क्यों इतना ज़्यादा अच्छे रूप से कार्य नहीं था जितना आज है। क्योंकि उस समय सिर्फ क्या था, आप रट के उत्तर देके लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने में विफलता के लिए निम्नलिखित में किस कारक को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराता है? लेखक क्या वैज्ञानिक पद्धति नहीं लागू हो पाई, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे ठहराता है? शिक्षक को, परीक्षा के तरीके को, प्रत्यक्ष अनुभव की कमी को, या सामाजिक और शिक्षा प्रणाली को? तो जिसको दोषी मानता है वो है प्रत्यक्ष अनुभव की कमी को। अर्थात क्या है, जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो चीज़ें जो हैं हम नहीं देखते, नहीं समझते। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें शिक्षा में भी ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई, इसीलिए जो है ये कमी जो है ये सबसे बड़ा कारण बनी। प्रश्न संख्या 5 है, यदि लेखक वर्तमान समय में आकर विज्ञान शिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहे तो निम्नलिखित में से किस प्रश्न के उत्तर में दिलचस्पी लेगा? अब यहाँ पर क्या बताएं, यदि लेखक अभी समय में आए और विज्ञान शिक्षण प्रभाव सुनिश्चित करना चाहे तो निम्नलिखित में किस प्रश्न के उत्तर देना चाहेगा? क्या छात्र दुनिया के बारे में अधिक जानते हैं? क्या छात्र प्रयोगशाला में अधिक समय बिताते हैं? क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं? क्या पाठ्य पुस्तकों में तथ्याधारित सामग्री बढ़ी है? तो कौन सा प्रश्न होगा जिसे लेखक ज़्यादा देना चाहेंगे? वो है क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप में लागू कर सकते हैं? यानी कि जो एक साइंस के जो स्टूडेंट है वो आप उसका जो ज्ञान है, जो चीज़ वो जानता है, उसे तर्क के रूप में प्रस्तुत कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब विज्ञान का मतलब ही क्या है, तर्क सामने रखना। तो अगर वो तर्क रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, सबसे पहला वो क्वेश्चन एक स्टूडेंट से यही पूछेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया कि अपठित गद्यांश क्या होता है, ये चीज़ हमने समझ ली। फिर उसके बाद उसको करने के जो चरणबद्ध तरीके होते हैं वो समझा, और यहाँ हमने 2 गद्यांश भी सॉल्व किए। तो इस तरीके से हमने गद्यांश को समझ तो लिया, लेकिन अभी प्रैक्टिस बहुत बाकी है, कि इसका प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैंने बोला ना कि आप जितने गद्यांश पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी ही आप गद्यांश को समझने की जो एक क्षमता होती है वो आपके अंदर डेवलप होगी। तो हम जो अब अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, यानी कि अपठित गद्यांश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसमें आपकी ये तर्क क्षमता को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अपठित गद्यांश के और खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।